एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। सबसे पहले बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने लोकसभा में किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। राहुल ने कहा, सदन में कृषि मंत्री ने कहा है कि उनके पास किसान आंदोलन में मारे गए किसानों का कोई डेटा ही नहीं है। हमने इसके बारे में पता लगाया। पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को 5 लाख का मुआवजा दिया है और 152 किसानों को रोजगार दिया है। ये लिस्ट मेरे पास है जो मैं सदन के सामने रख रहा हूं। राहुल गांधी ने आगे कहा, एक लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, जो मैं सदन के सामने रख रहा हूं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि ये जो पीएम मोदी ने माफी मांगी है और केंद्र सरकार कह रही है कि कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके सरकार के पास नहीं है उनके नाम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो पीएम मोदी ने कहा है, माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा था, जब प्रधानमंत्री ने कृषि विरोधी कानून बनाने के लिए माफी मांग ली है तो वो संसद में ये भी बताएं कि प्रायश्चित कैसे करेंगे। लखीमपुर मामले के मंत्री की बर्खास्तगी कब? शहीद किसानों को मुआवजा कितना और कब? सत्याग्रहियों के खिलाफ झूठे केस वापस कब? एमएसपी पर कानून कब? और इन सब के बिना माफी अधूरी है। उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां है और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 9600 करोड़ रुपए की सौगात दे चुके हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि खाद कारखाना और गोरखपुर एम्स का लोगों को अरसे से इंतजार था। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट और एम्स का शुरू होना कई संकेत दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी के साथ काम भी होता है। जब नेक नियत के साथ काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती हैं। और इस दौरान पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि लाल टोपी वाले सत्ता के लालची और आतंकियों के समर्थक है। यूरिया के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। पिछली सरकारों में कारखाने बंद पड़े थे, हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह भागीरथी गंगा को लेकर आए तो वैसे ही इस फर्टिलाइजर तक ईंधन पहुंचाने के लिए ऊर्जा गंगा को लाया गया है। पीएम ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन के तहत हल्दिया से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाई गई है। इस पाइपलाइन की वजह से गोरखपुर पाइपलाइन तो शुरू हुई है और अन्य भागों में भी सस्ती गैस मिलना अब शुरू हो चुकी है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए सुनते हैं। कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। साथियों, और वहीं मंगलवार सुबह दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने संसद से गायब रहने वाले सांसदों पर भी नाराजगी दिखाई। उन्होंने सांसदों को फटकार लगाते हुए कहा कि कोई भी सांसद सदन से अनुपस्थित ना रहे। इस दौरान उन्होंने सांसदों से कहा कि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए, नहीं तो आपका परिवर्तन हो जाएगा। पीएम मोदी ने संसदीय कार्य मंत्री से सदन में मौजूद नहीं रहने वाले सांसदों के लिए सूची बनाने के लिए कहा। ऐसी खबर है कि संसद से अनुपस्थित रहने वाले सांसदों से जवाब मांगा गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने 2022 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर भी जीत का मंत्र दिया।
बढ़ते आगे, दिल्ली एनसीआर से सटे गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर विवाद अब खत्म होने की ओर है। गुरुग्राम उपायुक्त ने कहा कि मुस्लिम और हिंदुओं की एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें कई फैसले लिए गए हैं। बैठक में एक दूसरे के आमने सामने आए हिंदू और मुस्लिम समूहों ने नमाज के लिए 18 स्थलों पर सहमति जताई है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अब नमाज का विरोध नहीं होगा। इस बैठक में तय हुआ कि अब सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं होगी। जुम्मे की नमाज 12 मस्जिदों में होगी। 6 सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने के लिए किराया देना होगा। वक्फ बोर्ड की जमीन उपलब्ध होते ही 6 जगहों पर नमाज बंद कर दी जाएगी। और बता दें आपको कि अब दोनों पक्षों ने आपसी सहमति बना ली है और विवाद वाले स्थान जैसे कि सेक्टर 37, सेक्टर 47 और सरहोल गांव में नमाज नहीं की जाएगी, इस पर भी आम सहमति हो चुकी है। गौरतलब है कि बीते 1 महीने से गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदूवादी संगठन विरोध जता रहे थे। बीते हफ्ते कुछ हिंदू संगठन इसे लेकर आक्रामक भी हो गए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से आम सहमति बनाने के लिए ये बैठक बुलाई गई। दुनिया के 38 से ज्यादा देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामले अब सामने आ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले डिटेक्ट हुए इस वेरिएंट के अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, भारत में भी काफी ज्यादा केस मिल रहे हैं। ब्रिटेन में ओमाइक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। बिना ट्रैवल हिस्ट्री के भी काफी लोग कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। यूके के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने संसद में बताया कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट के 336 केस सामने आ चुके हैं। इंग्लैंड में इसका कम्युनिटी स्प्रेड भी देखने को मिला है। इंग्लैंड में अब तक 261 केस सामने आ चुके हैं, जबकि स्कॉटलैंड में 71, वेल्स में 4 केस सामने आए हैं। मंगलवार से ब्रिटेन में नॉन रेड लिस्ट जारी जो की गई है, उसमें से आए लोगों को चाहे वो वैक्सीनेटेड हो या फिर नहीं, उन्हें यूके में आने के लिए 48 घंटे पहले की पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जावेद ने कहा 2 दिन पहले पीसीआर टेस्ट और नेगेटिव रिपोर्ट न आने तक आइसोलेशन जैसे उपाय अस्थायी हैं और इन्हें अगले हफ्ते रिव्यू किया जाएगा। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमाइक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो ओमाइक्रॉन को लेकर लगातार तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि देश की 85% आबादी को कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि देश की 50% लक्षित आबादी का पूर्ण टीकाकरण यानी कि दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि सोमवार तक देश में अब कुल 128 करोड़ 66 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। गौरतलब है कि कोरोना के देशव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को हो गई थी। ये भी बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री ने लक्षित आधी आबादी को दोनों डोज लगाने की खुशी में ट्वीट कर लिखा था कि इस गति को बनाए रखें। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की थी कि कोरोना संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एफएम न्यूज। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नए साल में एटीएम से पैसे निकालना महंगा होने जा रहा है। आरबीआई ने सभी बैंकों को 1 जनवरी 2022 से एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ाने की अनुमति दे दी है।
अब आपके एटीएम पर जितने फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा दी गई है उससे ज्यादा इस्तेमाल करने पर पहले की तुलना में बैंक को ज्यादा पैसे देने होंगे। इस बात को लेकर आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अभी बैंक हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए की दर से सर्विस चार्ज वसूल करता है। 1 जनवरी 2022 से यह बढ़कर प्रति ट्रांजैक्शन 21 रुपए होने वाला है और ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ट्रांजैक्शंस पर लागू होगा। रिजर्व बैंक ने यह भी साफ कहा कि अगर कोई टैक्स लागू होता है तो वो इस चार्ज से अलग होगा। अभी तक 20 रुपए चार्ज के अलावा टैक्स लगता था, वहीं अब 21 रुपए का चार्ज और उसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। भारत में ओमाइक्रॉन धीरे धीरे अपने पैर पसारता जा रहा है। देश में अभी तक 23 मामले सामने आ चुके हैं और इसे देखते हुए बूस्टर डोज लगाने की मांग तेज हो गई है। वहीं सीडीएस प्रमुख ने लोगों से महामारी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने एक दूसरे को मदद करने का आग्रह किया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि देश में कई आपदाएं आ चुकी हैं, जिनमें कुछ प्राकृतिक थी और कुछ मानवीय भी, लेकिन सभी आपदाओं से बढ़कर वायरस जनित महामारी हम सभी के सामने आ खड़ी है। हम सभी को एकजुट होकर इससे निपटने की जरूरत है। future warfare, and that biological warfare is somehow beginning to take shape, then once again I think we amongst our BIMSTEC nations need to act together and strengthen our effort to make sure that our nations do not get affected by such kind of diseases, virus, and we must be able to protect ourselves from any such thing happening. And to top it all, let me tell you that the armed forces of any country will have to step in wherever such a natural disaster or a pandemic takes place. So I think it is important for us in uniform, men and women in uniform, to see how best we can support. वहीं मध्य प्रदेश से आए दिन धर्मांतरण की खबरें सामने आती रहती हैं। धर्मांतरण को लेकर राज्य में हिंदूवादी संगठन काफी उग्र नजर आते हैं। इसी कड़ी में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के गंजबा सौदा के सेंट जोसेफ स्कूल का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक तोड़फोड़ कर रहे हैं। तोड़फोड़ करने वाले ये लोग बजरंग दल के बताए जा रहे हैं। तोड़फोड़ कर रहे इन लोगों का आरोप है कि स्कूल में बच्चों का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जब बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल में तोड़फोड़ कर रहे थे, उस समय स्कूल के अंदर 12वीं कक्षा के बच्चे अपनी परीक्षा दे रहे थे। वहीं बढ़ती महंगाई के खिलाफ जयपुर में आयोजित रैली में जुटे गहलोत सरकार के मंत्री अशोक चांदना धौलपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि बीजेपी में अब गुटबाजी रहे न रहे, उपचुनाव में बीजेपी तीसरे और चौथे नंबर पर रहेगी। बता दें कि गहलोत कैबिनेट के मंत्री अशोक चांदना अपने 1 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों की बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में बीजेपी की करारी हार के बाद पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। 1 साल से देश के किसान सड़कों पर बैठे हैं और 500 किसानों की जान चली गई, फिर 12 माह में आंदोलन खत्म हो गया। साथ ही कहा कि एक उपचुनाव ने मोदी सरकार को इतना झकझोर दिया कि उनको 1 मिनट नहीं लगा और 3 मिनट के अंदर ही तीनों कृषि जो बिल थे उन्हें निरस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा देश में की जा रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस द्वारा जयपुर में रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी की जा रही है और सबसे ज्यादा लोग धौलपुर जिले से महंगाई के खिलाफ रैली में भाग लेंगे। चीन की चालबाजी एक बार फिर से सामने आई है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के होने वाले लोकतंत्र शिखर सम्मेलन के पहले चीन ने एक बार फिर से अमेरिका पर हमला बोला है। दरअसल चीन ने अमेरिकी लोकतंत्र शैली को बदनाम करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की। इसके चलते चीन दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका की राजनीति पैसे पर आधारित है और कहीं पर कुछ का शासन वाली नीति अपनाई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही के दिनों में आधिकारिक चीनी मीडिया और राजनयिकों ने अमेरिका शासन प्रणाली पर तीखे हमले किए हैं। उधर चीन ने अगर उनके विदेश मंत्रालय की बात करें तो उन्होंने भी अमेरिका में लोकतंत्र की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। सरकारी स्वामित्व वाली सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने कार्टून्स की एक श्रृंखला के साथ अमेरिकी प्रणाली का मजाक उड़ाया। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका में लोकतंत्र की कमी और दुरुपयोग शीर्षक के साथ खबर चलाई।
वहीं अमेरिका ने चीन की राजधानी बीजिंग में अगले साल होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार करने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में बाइडेन प्रशासन अपने किसी आधिकारिक या फिर राजनयिक प्रतिनिधिमंडल को नहीं भेजेगा। चीन के शिनजियांग प्रांत में और देश में अन्य हिस्सों में मानवाधिकारों का उल्लंघन को बहिष्कार की मुख्य वजह बताया जा रहा है। फरवरी 2022 में चीन में इन खेलों की शुरुआत होने वाली है। हालांकि अमेरिकी खिलाड़ियों का इस खेल में भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका की तरफ से घोषणा चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश मानी जा रही है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव जेन साकी ने इस बात की घोषणा की, ऐलान करते हुए कहा कि हमारा अमेरिकी एथलीटों का पूरा सहयोग है, हम उनके साथ पूरी तरह हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।